मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है। इसमें जो है प्रधानाचार्य के जो दायित्व थे, प्रधानाचार्य का क्या दायित्व होता है उसके बारे में आप जो है आगे पढ़ रहे हैं। नियोजन आप पढ़ चुके थे। दूसरा था कि शिक्षण के कार्य, मतलब यह शिक्षण कार्य कैसे होना चाहिए, यह प्रधानाचार्य पर भी डिपेंड करता है कि वह योग्य शिक्षकों की जो है नियुक्ति करे। प्राइवेट विद्यालयों में और सरकारी कॉलेजों में तो वो योग्य टीचर का जैसे है तो उनको सब्जेक्ट वाइज, मतलब ये प्रधानाचार्य का दायित्व होता है कि जितने भी टीचर हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ जो है प्रधानाचार्य का दायित्व होता है कि वह सब्जेक्ट को चयन कर गए और उन अध्यापकों को दें ताकि जो है शिक्षण कार्य जो है सुचारू रूप से सही हो सके। तो शिक्षण कार्य के में जो है पहला है आपका पॉइंट है विद्यालय में शिक्षण कार्य उन्नत बनाने के लिए संसाधनों का उपलब्ध कराना। मतलब ये देखिए प्रधानाचार्य का दायित्व होता है कि विद्यालय में जो भी टीचर पढ़ाने जा रहा है उससे रिलेटेड संसाधन होने चाहिए, मतलब सहायक सामग्री होनी चाहिए। मान लीजिए मैथ पढ़ाने जा रहे हैं तो चार्ट टेस्टर होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड हो या मार्कर हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होनी चाहिए वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा है और उसके बाद उसको जो है देश के बारे में बता रहा है, भौगोलिक चीज़ों के बारे में बता रहा है, तो बच्चे वो जो है व्याख्यान सुनेंगे लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। अगर वही संसाधन है ग्लोब के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से अगर बच्चों को बताया जाए तो वह ज्ञान जो है सार्थक होता है, वह बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए संसाधन की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर संसाधन नहीं तो बच्चे जो है 20% सीख पाते हैं, अगर वही संसाधन है तो नियर अबाउट 50% तक सीख लेते हैं। दूसरा है योग्य शिक्षकों का चयन करना। अब देखिए यहाँ ये बात है कि हमें जो है प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है कि योग्य शिक्षक हो। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा शिक्षक है जो मैथ नहीं पढ़ा पाता है और उसको मैथ की घंटी दे दिया जाए, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए योग्य शिक्षक होने चाहिए, उनके अंदर टैलेंटेड हो ताकि वह सब्जेक्ट पढ़ा सके। तो ये चयन करना तथा शिक्षण की नवीन विधियों का समावेश करना। देखिए नवीन विधि का मतलब है नए नए तरीके से। जैसे पहले जो है जो टीचर पढ़ाते थे वह बोर्ड पर ही पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन आधुनिक युग में स्मार्ट बोर्ड आ गया है, OSP आ गया है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये नए नए तकनीकों से जो है बच्चों को नई नई विधियों के द्वारा जब शिक्षा दी जाती है तो वो आसानी से सीख लेते हैं। जैसे पहले के बच्चे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज के बच्चे कंप्यूटर के बारे में जो है बैठे बैठे जो है इंटरनेट से सारी चीज़ों को देख ले रहे हैं। तो ये हुआ कि नवीन विधियों से, नए नए तरीक़ों से, जैसे आप कौशल होते हैं, स्किल होती है, आप प्रस्तावना कौशल हो, व्याख्या कौशल हो, श्यामपट कौशल हो। जब टीचर जब पढ़ाने जाता है क्लास में तो वह देखता है कि हम किस तरह से, किस स्किल से पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। वह नए नए तरीके से योजना बनाकर बच्चों को जो है शिक्षण कार्य देते हैं, जिससे बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है शिक्षण के स्तर, मतलब शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सेमिनार, वर्कशॉप, वाद विवाद में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अवसर प्रदान करना। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। सेमिनार जो अपने आप में एक अच्छी चीज़ें हैं, जिससे वहाँ तरह तरह के जो है योग्य कुशल जो है टीचर आते हैं और वह अपनी बातों से, अपने विचारों से जो है मोटिवेशन करते हैं। तो ये है शिक्षण के स्तर, मतलब शिक्षण के स्तर को बढ़ाना है तो जो है सेमिनार बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि नई नई चीज़ों सीखने का अवसर मिलता है, एक दूसरे का जो है घनिष्ठता भी होती है। और शिक्षक जो है जब कई सेमिनार में जाते हैं तो उनके पास अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है और वह जो है शिक्षा जो है नए तरीके से देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो ट्रेन टीचर नहीं है, जो इंटर BA ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चों को पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन जो BTC, BEd, जो MAd किए हैं उनके अंदर तकनीकी जो है अलग होती है। मतलब उनकी जो है भाषा शैली है, बच्चों को मोटिवेशन करने का तरीका जो है अलग होता है। वही चीज़ होता है इसमें, जब शिक्षकों को जो सेमिनार में भाग लेते हैं, उनको वर्कशॉप जो होता है और करते हैं, और वाद विवाद, मतलब वाद विवाद में भी होता है कि जब बातों का आदान प्रदान होता है, किसी बात पर जो है चर्चा चलती है पक्ष और विपक्ष का, तो उससे तमाम जो है उसमें से वर्ड निकलते हैं
जो कुछ लोगों को नया वर्ड रहता है, लेकिन जब वह उस वाद विवाद में रहते हैं तो वह सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे कुछ कहते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था है बहुत अच्छी है, तो उसको मान लीजिए कुछ कहते हैं नहीं ये बहुत गलत है, तो उस पर बहुत चर्चाएं निकलती है। जो बच्चे जो पॉजिटिव रहते हैं उनको पॉजिटिव ज्ञान रहता है, जिनको निगेटिव रहता है उसके पक्ष में तो निगेटिव करते हैं। लेकिन जब वह जो एक दूसरे का पक्ष सुनते हैं, कोई कहता है यह बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छा है, तो निगेटिव वाले बोलते हैं कि बच्चों का ज़्यादा ध्यान जो है भोजन पर लगा रहता है। तो ऐसे बहुत से वर्ड मिलते हैं जो व्याख्या करते समय जो है काफ़ी वर्ड मिलते हैं, और यह अवसर मिलता है एक दूसरे की बातों को सुनकर जो है तमाम चीज़ों को सुधारने का। ये चीज़ें हैं शिक्षण के स्तर को, मतलब शिक्षण का जो स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए सेमिनार बहुत जरूरी है। उससे हाईलाइट होता है, विद्यालय जो है प्रगति करता है, वहाँ के स्टूडेंट जो है ये होता है कि हम इस समय जो है सेमिनार में भाग लिए थे, वर्कशॉप जो है किए थे, वाद विवाद में तमाम उनको सर्टिफिकेट मिलती है। तो उससे ये होता है कि बच्चे के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अवसर प्रदान करना, और जो बच्चे हैं उनको अवसर देना कि ताकि वह बच्चे जो है उसमें भाग लें और उसकी जानकारी लें। अगला है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का चयन। ये प्रधानाचार्य का दायित्व होता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों को चयन करना कि हाँ बच्चों को लेवल का जो है इस लेवल के बच्चों को कैसे बुक होनी चाहिए, ये सारी डिपेंड जो है प्रधानाचार्य पर होता है। जैसे पहला पॉइंट है प्रधानाचार्य छात्रों की मानसिक योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करना। मतलब यह जो प्रिंसिपल का दायित्व होता है कि वह छात्रों को जो है जो उनकी मानसिक योग्यता है, उनकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का चयन करें ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें। जैसे कहा गया है कि सरल से कठिन की तरफ, बच्चों को जो सरल से कठिन की तरफ जब हम सिखाएंगे तो बच्चे रुचि लेकर वह आसानी से सीख सकते हैं। अगर उनको कठिन से सरल की तरफ करेंगे तो पहले जब कठिन वर्डों को दे दिया जाएगा तो होपलेस हो जाते हैं और काफ़ी घबराने लगते हैं, फिर वह क्या करते हैं, वह बीच बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है प्रधानाचार्य को जो है यह दायित्व है कि उनकी मानसिक योग्यता को देखते हुए पाठ्यक्रम का चयन करें ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें। दूसरा है छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब देखिए ये बहुत जरूरी है, बच्चों को इतना हौसला दें कि वह अपने आप जो है निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। जैसे बच्चा अगर कोई चीज़ गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है तो सबसे पहले उसके अपने वर्डों को कहने के लिए जो है आप उत्साहित करिए, साहस दीजिए। हो सकता है जो बालक कहने जा रहा है वह जो सही कह रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनको कोई चीज़ जो अध्यापक पूछते हैं लेकिन वह जो है उनको आता है फिर भी वह डरते हैं और वह वर्ड को नहीं बताते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको मतलब इतना आत्मविश्वास दें कि वह अपनी बात को कह सके। पहले की तरह नहीं, जैसे बच्चे जो है निष्क्रिय रहते थे, गुरुकुल में जब रहते थे तो वह एक जो है निष्क्रिय रूप में शिक्षा ग्रहण करते, जो टीचर कहते थे वही वह उतना ही करते थे, उससे अधिक नहीं करते थे। लेकिन आज जो है बालक स्वतंत्र है, वह हर तरह से जो स्वतंत्र है अपनी बातों को टीचर के सामने कह सकता है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। अब जो है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जो है शरीर से स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चों को जो है, और सरकार भी यही सोच करके जो है मिड डे मील की व्यवस्था भी की है कि बच्चे जब शारीरिक रूप से जो स्वस्थ रहेंगे तो उनका मानसिक विकास रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बालक, कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो वो कोई कार्य कर नहीं पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है शारीरिक शिक्षा के लिए कई चीज़ें हैं, उनको खान पान अच्छा होना चाहिए, खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं इसमें आती हैं। जैसे इसमें दिया है कि विद्यालय में छात्रों के शारीरिक विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना प्रधानाचार्य का दायित्व। मतलब जो है ये शारीरिक विकास के लिए प्रधानाचार्य का क्या दायित्व है। जैसे मान लीजिए कि वह प्रधानाचार्य जो है बच्चों को मोटिवेशन करे कि हाँ बच्चे जो है पर डे जो है नहा धो के आए, ब्रश करके आए, जो भोजन करके आए, ये सारी चीज़ें जो है उनका
जो ये होता है कि उनको अपने हिसाब से उनको बताएं, ताकि बच्चे जो है अबोध होते हैं, उनको अधिक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो है ये प्रधानाचार्य का दायित्व तो बनता है कि उनके शारीरिक विकास के लिए उचित अवसर प्रदान कराना, मतलब और खेलकूद की व्यवस्था, जैसे इसमें खेलकूद के मैदान की सफाई। अब ये जो है विद्यालय में जो है टीचर को खेलकूद का जो मैदान है उसको समय समय पर साफ सफाई कराना, पीने का पानी की स्वच्छता ये भी ध्यान देना चाहिए, आदि की जांच करवाना। मतलब जो चीज़ें हैं, मतलब बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने चीज़ें हैं उनका जो है समय समय पर जांच करवा के स्वच्छ बनाने का अधिकार जो है प्रिंसिपल का होता है। विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा मतलब ये प्राथमिक चिकित्सा के बारे में है। जो प्राथमिक लेवल का यह है कि स्वयं जो है प्रधानाचार्य कर सके। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है कोई व्यक्ति जैसे चोट लग जाती है तो घर पर जो इलाज करता है उसे बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। मतलब वही चीज़ है कि विद्यालय में कुछ ऐसी चीज़ों को जो है नियम को जो है बताया जाए बच्चों को, ताकि उनसे उनका जो है सुधार हो, किसी प्रकार का वो रोगग्रस्त न हो। जैसे बालक कोई जो है डेली ब्रश नहीं करता है तो उसको भी चेतावनी देना है कि हाँ ब्रश करके आया करो, साफ सफाई, गंदे पानी मत पिए। ये बहुत सी चीज़ें, चोट लग गई तो उसको जो है मान लीजिए विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पट्टी तुरंत लगाई दी जाए। कोई बच्चे के दर्द है तो उसको जो है दवा दी जाए। तो ये जो है विद्यालय का दायित्व है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मेडिसिन है वो विद्यालय के पास होनी चाहिए, ताकि जो है प्राथमिक हम चिकित्सक प्राथमिक इलाज उसका कर सकें। ऐसा नहीं कि बच्चे को चोट लगी बहुत ज़्यादा और डिस्पेंसरी काफ़ी दूर है तो उसके लिए अब बच्चे को वहाँ तक ले जाने में तो बहुत ज़्यादा ब्लड गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे काफ़ी जो है उत्साहित हो जाएंगे। इसलिए विद्यालय का दायित्व है प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ मेडिसिन, कुछ पट्टियाँ, ये तमाम चीज़ें वह जो है होनी चाहिए विद्यालय में। नियमित शिविर आदि का आयोजन कराना, मतलब नियमित शिविर से ये होता है, शिविर से बच्चे जो है जागरूक होते हैं, कुछ गार्जियन भी आते हैं, उससे मोटिवेशन होते हैं और अपने बच्चों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। तो इस तरह जो है उनका शरीर स्वस्थ रहता है और बच्चे जो है जब स्वस्थ रहते हैं तो उनका विकास होता है। जैसे अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तब व्यक्ति का कहने का मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक उसका सही निर्माण नहीं हो पाएगा। तो अरस्तु की जो परिभाषा है बहुत ही अच्छी है। व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक उसका मस्तिष्क जो है आगे डेवलप नहीं कर सकता है। थैंक यू।